A very good morning to all. ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे टॉपिक्स हम देख चुके हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में हमने दो टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे थे, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। उसमें से टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में से हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने देख लिया था। सेकंड, आज के वीडियो में हम देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। When the organization is producing more than one type of product and serving a number of distinctive markets, the divisional structure is considered more suitable. डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ सुटेबल होता है? जब आप मोर देन वन प्रोडक्ट लाइक मार्केट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पतंजलि का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, इंडियन कंपनी है पतंजलि ने, आपने देखा होगा मार्केट में स्टार्टिंग में जब ये कंपनी आई थी तब इसके प्रोडक्ट जो थे वो लिमिटेड थे, है ना। अब आज एट ए प्रेजेंट कंडीशन में देखें तो ये सोप भी बना रही है, शैम्पू भी बना रही है, ऑयल भी बना रही है, घी भी बना रही है। तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स इसके मार्केट में हैं। तो ये क्या कर रही है? वन लाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, मोर देन वन लाइन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। मतलब एक ही कंपनी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस करके देन सेल कर रही है। तो इस तरह की कंपनी जो है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करती है? डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन wherein there are separate divisions for different products, each division having functions like production, marketing, finance, etc. तो डिवीज़न स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेपरेट डिवीज़न्स होते हैं। सेपरेट डिवीज़न से मीनिंग ये है कि सपोज़ आपने नॉर्थर्न डिवीज़न अलग बना लिया, साउथर्न डिवीज़न अलग बना लिया। तो अलग अलग डिवीज़न में आपने क्या किया? डिफरेंट प्रोडक्ट जो उस डिवीज़न में ज़्यादा सेल होते हैं वो प्रोडक्ट आपने वहाँ प्रोड्यूस किए, देन आपने सेल किए। तो इस तरह से ये डिविज़नल स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है? वर्क को डिविजन्स में डिवाइड करके देन इजीली ये ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है। अब डिविजनल स्ट्रक्चर का हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे। आप फ्लो चार्ट में देखेंगे प्रोडक्ट बेस पे डिविजनल स्ट्रक्चर में जो टॉप मैनेजमेंट पर्सन है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के अंडर में अगेन फिर 4 पर्सन जो है वो वर्क कर रहे हैं। मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर एंड परचेज मैनेजर। मतलब ये है कि प्रोडक्ट बेसिस पर यहाँ पर प्रेसिडेंट ने अपने वर्क को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया है और 4 डिपार्टमेंट्स के लिए उसने क्या किया? एक एक मैनेजर को अपॉइंट कर दिया। ओके, अब ये जो जिसका ये प्रोडक्ट बेस हमने फ्लो चार्ट लिया है जिस कंपनी का, वो कंपनी जो है वो 2 टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस कर रही है। एक है प्रोडक्ट फर्स्ट, एक है प्रोडक्ट सेकंड। तो प्रोडक्ट फर्स्ट के लिए फिर वापस अगेन फिर उसने क्या किया? एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिवाइड किया, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड एक सेल्स डिपार्टमेंट। मैंने अब मतलब ये कि अगेन उसने जो फंक्शंस और एक्टिविटीज़ है उसको 4 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया और 4 डिविजन्स के लिए उसने पर्सन अपॉइंट कर दिए जो कि उस पर्टिकुलर उस डिवीज़न से रिलेटेड वर्क को देखेंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट सेकंड के लिए भी उसने 4 डिविजन्स डिवाइड कर दिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। देन अगेन वो जो 4 पर्सन है वो क्या करेंगे? प्रोडक्ट सेकंड के से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसका डिवाइडेशन किस बेसिस पर किया गया? प्रोडक्ट बेसिस पर। इसी तरह से डिविजनल स्ट्रक्चर का डिवाइडेशन जो है वो टेरिटरी बेसिस पे भी किया जाता है। मतलब ये कि आपने उसके क्या कर दिए? डिविजन्स उसने आपने उनके डिवाइड कर दिए फंक्शंस बेसिस पर। जैसे जो यहाँ पर फ्लो चार्ट में आप देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो मेंबर है उसने अपने वर्क को 3 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। नॉर्थर्न डिवीज़न, ईस्टर्न डिवीज़न
एंड साउथर्न डिवीज़न। देन फिर अगेन नॉर्थर्न डिवीज़न का जो मैनेजर है उसने अगेन अपने वर्क को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब वो 4 डिपार्टमेंट्स आपका परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, किसी भी टाइप का आपका हो सकता है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से रन कर रहा है या जिस तरह की उसमें एक्टिविटीज़ होती है, उस बेसिस पर आप डिपार्टमेंट्स क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से ईस्टर्न डिवीज़न को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसी तरह से साउथर्न डिवीज़न को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन फंक्शंस को इजीली हम रन कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर के। वी गार्ड लिमिटेड, लीडिंग कंपनी इन केरला, is engaged in diversified business, namely electrical, textiles, amusement park, etc. अब ये जो कंपनी है, ये वीजी जो कंपनी है, ये किस में अलग अलग बिजनेस में इन्वॉल्व है। किस में, ये इलेक्ट्रिकल का बिजनेस भी कर रही है, टेक्सटाइल का बिजनेस भी कर रही है, इसने एक पार्क भी खोला हुआ है। Each of these have different departments, namely marketing, production, finance, research and development, etc. अब इसने क्या किया कि ये जो अलग अलग ये जो कंपनी है जो कि अलग अलग एक्टिविटी रन कर रही है, उसने हर एक्टिविटी के लिए क्या कर दिया, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। In this case of the company should adopt divisional structure because product specialization help growth and facilitates diversification of enterprise। अब ऐसी कंडीशन में इस तरह की जो कंपनी है वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, डिविजनल स्ट्रक्चर। क्यों फॉलो करेगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो वर्क या फिर जो पर्सन जो अपॉइंट किया जाएगा उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, वो उस वर्क में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा। तो स्पेशलाइज्ड पर्सन होने से क्या होगा, उस एक्टिविटी की ग्रोथ होगी और साथ ही साथ वो अपने पूरे एफर्ट्स और एफिशिएंसी से वर्क करेगा, जिससे डेफिनेटली जो एंटरप्राइजेस हम जो रन कर रहे हैं, डेफिनेटली वो क्या होगा, एक्सटेंड होगा। It promotes flexibility and initiative because each division function as an autonomous unit which leads to faster decision making। अब ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, ये किसको वो प्रमोट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को एंड इनिशिएटिव को। क्योंकि इसमें क्या है, जो पर्सन आपने जिस डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया है, सपोज़ यहाँ पर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्शन के लिए आपने जिस पर्सन को अपॉइंट किया है, तो वो क्या करेगा, पूरा इनिशिएटिव लेकर वर्क करेगा, सारा डिसीजन मेकिंग की पावर उसके हाथ में होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ होगा और कम एक्टिविटीज़ उसके कंट्रोल में होने के कारण वो प्रॉपर तरीके से उस वर्क को सुपरवाइज कर सकेगा। तो इसका बेनिफिट अल्टीमेटली किसको मिलेगा, एंटरप्राइज को मिलेगा। ओके, अब आप देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, अब यहाँ पर हियर all activities related to one type of product are grouped under one department। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक एक्टिविटी से रिलेटेड या फिर एक टाइप के प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो क्या की जा रही है, एक ग्रुप या फिर कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट में डिवाइड की जा रही है। तो इससे क्या हो गया, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन हो गया, या उस प्रोडक्ट स्पेशली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ रन की जा रही है। अटेंशन on individual product line permits its growth and facilitates diversification ऑफ एंटरप्राइज। तो इससे क्या होगा, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड जो वर्क है इंडिविजुअल एक ही पर्सन करेगा, जो कि उसमें स्पेशलाइज्ड होगा, जिससे उस प्रोडक्ट की ग्रोथ और ग्रोथ और जो कह सकते हैं कि एंटरप्राइजेस जो है वो इजीली सक्सेसफुल रन होगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस है कोऑर्डिनेशन बिकम्स इजी। एक्टिविटीज़ लाइक purchase, production, marketing, etc. related to a particular product line are integrated easily
in this structure helps in fixation of responsibility. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जो की जा रही है पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में, उन्हें किस में डिवाइड किया हमने, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, उस प्रोडक्ट्स लाइन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या की जा रही है, ईजीली रन हो रही है, क्योंकि सारे ही जो डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके देन वर्क कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी हेल्प होती है। अगर कोई पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं किया है, या फिर वो कह सकते हैं कि अपने वर्क के लिए अकाउंटेबल होगा अगर उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुल्ली फुलफ़िल नहीं किया है तो। नेक्स्ट है हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिविजनल heads are accountable for profit as revenue and cost related to different departments can be easily identified and assigned to them. It helps in fixation of responsibility in cases of poor performance of the division. अब यहाँ पे क्या होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स करने में हेल्प मिलती है। वो किस तरह से हेल्प मिलती है, क्योंकि आपने क्या किया, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड वर्क के लिए किसी एक पर्सन को आपने अपॉइंट जब कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन ने अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है या फिर पुअर परफॉर्मेंस दी है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है कि आपने अपना वर्क जो है वो प्रॉपर तरीके से या फिर प्रॉपर एफिशिएंसी से आपने अपना वर्क नहीं किया है। नेक्स्ट है इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। अब ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसे, फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव को, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, फ्लेक्सिबल है। सपोज़ एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर पर्सन कोई अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर एक डिपार्टमेंट, सपोज़ अगर आपका एक प्रोडक्ट लाइन जो है आपने अगर सपोज़ प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है या उसमें लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को आप अदर प्रोडक्ट लाइन में आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन अगर प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, तो आप अपने पुराने जो प्रोडक्ट जो आप ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ से एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किस में, न्यू प्रोडक्ट लाइन में। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या, यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है या फिर जो सुपीरियर है, वो जब चाहे जब किसी भी पर्सन को अगर वो स्पेशलाइज्ड है पर्टिकुलर उस फील्ड में, वो एफिशिएंट है, नॉलेजेबल है, तो ऐसी कंडीशन में वो उन्हें क्या कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, या जहाँ उनकी पोस्ट सूटेबल है वहाँ पर वो उन्हें भेज सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ये डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। अब यहाँ पर ये होता है कि पर्टिकुलर हर एक्टिविटी को आपने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेकर वर्क करते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमें हमारे डिपार्टमेंट को सक्सेसफुली रन करना है, तो वो इनिशिएटिव लेकर देन वर्क करने के कारण जो एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो पाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में अराइसेस अमंग डिफरेंट डिविजन्स। Managers in each division may focus on their own product, ignoring the interest of the organization. There may be conflict with different divisions regarding allocation of resources, priorities, etc. अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अपने वर्क को डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, पर्टिकुलर हर डिवीज़न के लिए आपने मैनेजर अपॉइंट कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि मैनेजर क्या करते हैं, आपने अभी एडवांटेजेस में भी देखा था कि वो केवल अपने ही डिपार्टमेंट पर ध्यान देते हैं, है ना। तो अपने डिपार्टमेंट पर ध्यान देने के कारण क्या होता है, वो अदर डिपार्टमेंट या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। केवल वो अपने वर्क को ही प्रायोरिटीज़ देते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं डिफरेंट डिविजन्स में। नेक्स्ट है चेंजेस ऑफ डुप्लीकेशन। देयर में बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ विच लीड्स टू हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन होते हैं
चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, हर डिवीज़न जो भी आपने वर्क का डिवाइडेशन जो डिवीज़न में किया है, जैसे आपने फ्लो चार्ट में देखा था, आपने यहाँ पर ऊपर फ्लो चार्ट में प्रोडक्ट 1 आप प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोडक्ट 2 आप प्रोड्यूस कर रहे थे, देन प्रोडक्ट 1 को फिर अगेन आपने 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। इसी तरह से प्रोडक्ट 2 के डिपार्टमेंट्स को भी आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। मतलब आपने क्या किया, इंजीनियरिंग के लिए 2 पर्सनस को अपॉइंट किया, अकाउंटिंग के लिए भी 2 पर्सनस को अपॉइंट किया, प्रोडक्शन के लिए भी 2 पर्सनस को अपॉइंट किया और सेल्स के लिए भी 2 पर्सन को अपॉइंट किया। मतलब ये कि ऐसे देखा जाए तो पोस्ट तो एक ही है, पर पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट 2 पर्सनस को आप क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ही वर्क जो है, एक ही पोस्ट अगर देखा जाए तो उसके लिए मोर देन 1 पर्सन जो है वो वर्क करते हैं। तो इससे क्या हुआ, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हुई बिजनेस की, क्योंकि कहने को तो एक ही पोस्ट है पर उस पोस्ट पे आपने कितने पर्सन्स अपॉइंट किए हुए हैं, 2 पर्सन्स अपॉइंट किए हैं, क्योंकि वो दोनों पर्सन्स जो हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्क को कर रहे हैं। तो ये इससे क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। नेक्स्ट है सेल्फिश एटीट्यूड। Every division tries to display better performance, sometimes even at the cost of other divisions. This shows their selfish attitude. Consequently, in it hides the interest of the concern as a whole. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से जो डिविज़न्स में जो आपने डिवाइडेशन किया है, तो यहाँ पर उन डिविज़न्स के मैनेजर के बीच में अगर एटीट्यूड देखा जाए तो वो किस टाइप का हो जाता है, सेल्फिश एटीट्यूड वो शो होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, केवल अपने ही इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, ये किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। फर्स्ट है लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ऐसी कंपनी जो कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस कर रही है, इसी कंपनी के लिए ये स्ट्रक्चर ज़्यादा सुटेबल होता है। ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, या फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है या फिर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ रन कर रहा है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, सुटेबल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट देखेंगे फंक्शन बेस पर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ड ऑन फंक्शंस पर बेस्ड है। आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर वर्क का डिवाइडेशन किस बेसिस पे होता है, फंक्शन बेसिस पर। और डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, जहाँ यहाँ डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब आप मोर देन 1 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सेकंड है स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो किस पर स्पेशलाइजेशन बेस्ड है, फंक्शन बेस्ड स्पेशलाइजेशन होता है। मतलब जो फंक्शन जिस पर्सन को आपने करने के लिए दिया है वो पर्टिकुलर उस वर्क में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। और यहाँ पर आप वर्क का डिवाइडेशन किस पे बेस्ड करते हैं, प्रोडक्ट बेसिस पर, जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज्ड होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफ़िकल्ट होता है, बट डिविजनल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना क्या होता है, ईजी होता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेसिस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफ़िकल्ट होता है मैनेजरियल डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ फंक्शन बेसिस पर आप वर्क का डिवाइडेशन करते हैं, बट डिविजनल स्ट्रक्चर पे क्या होता है, ईजी होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्शन वर्क को देख रहा होता है, इसलिए। नेक्स्ट है कॉस्ट। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है होता है वो इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। और जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने से क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है।
अभी हमने एग्जांपल देखा था जस्ट कि 2 प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे थे, तो दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड हम अलग अलग सेल्स मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। अब फंक्शनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग पर्सन अलग अलग टाइप के वर्क को कर रहे होते हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण क्या होता है, इजी होता है। यहाँ पर इजीली जो है वो पर्सन्स जो है वो कोऑर्डिनेट होकर वर्क करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें देखेंगे जो मोस्टली 1 मार्क में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट ना। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक शेप प्रोवाइड करता है। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। स्पेन ऑफ मैनेजमेंट उसे कहते हैं जिसमें मैनेजर जो है वो, या फिर कह सकते हैं जो सुपीरियर है, उसे उतने ही पर्सन्स उसके अंडर में वर्क करने के लिए दिए जाते हैं जितने कि वो इजीली या फिर इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकें। वो आपका कहलाता है स्पेन ऑफ मैनेजमेंट। A proper organization structure is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations of a business enterprise। अब यहाँ पर इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या इंश्योर किया जाता है, ये देखा जाता है कि सुपीरियर कितने पर्सन्स को कंट्रोल कर सकता है। जितने पर्सन्स को वो कंट्रोल कर सकता है और उनमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को इजीली रन कर सकता है, केवल उतने ही पर्सन्स उसके अंडर में उसे प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो इजीली उन्हें सुपरवाइज कर सके। आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखेंगे, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर केवल 1 बॉस है, उसके अंडर में 2 पर्सन्स हैं। देन अगेन उन 2 पर्सन्स में देखेंगे फर्स्ट पर्सन के अंडर में 2 और सेकंड पर्सन के अंडर में 2। तो यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी केवल 2 पर्सन्स को देखा जाए तो कम्युनिकेशन करने की या इजीली कंट्रोल करने की है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 1 पर्सन है बट उसके अंडर में कितने पर्सन्स हैं, 5 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं। देन अगेन 5 पर्सन्स के अंडर में मोर देन आपके 10 पर्सन्स हैं, मोर देन 10 पर्सन्स हैं। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे ओनली 1 पर्सन ही क्या कर सकता है, उसमें इतनी एफिशिएंसी है कि वो 5 पर्सन को कंट्रोल कर सकता है, और वो जो 5 पर्सन है वो मोर देन 10 पर्सन्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर और जो सुपीरियर अपॉइंट किया गया है उसके ऊपर कि वो कितने पर्सन्स को मैनेज कर सकता है। अब स्पेन ऑफ मैनेजमेंट अगेन आप देखेंगे चार्ट, यहाँ पर 2 टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना। जो बिजनेस ए है उसमें 1 हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंडर में 2 पर्सन्स हैं। उन अगेन उस 1 पर्सन के अंडर में 2 पर्सन्स है और 1 पर्सन के अंडर में 2 पर्सन। तो अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से स्पेन ऑफ मैनेजमेंट कैसा चल रहा है कि 1 पर्सन के अंडर में कितने पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, 2 पर्सन्स। और जो बिजनेस बी है उसमें 1 पर्सन के अंडर में कितने पर्सन्स है, 5 पर्सन। देन अगेन 1 पर्सन के अंडर में कितने हैं, 5 पर्सन। मतलब यहाँ पर स्पेन ऑफ मैनेजमेंट क्या चल रहा है, 1 पर्सन जो है वो 5 पर्सन्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से स्पेन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड केस स्टडीज क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अ कंपनी विच मैन्युफैक्चरर्स अ popular brand of toys has been enjoying good market reputation. It has separate departments for production, marketing, finance, human resources, and research and development. Lately, to use its brand name and also to cash on to new business opportunities, it is thinking to diversify into manufacturer of a new range of electronic toys for which a new market is emerging. ओके अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंपनी है वो क्या कर रही है,
यहाँ पर उस कंपनी ने क्या किया, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उसमें उसने क्या किया है, अपने वर्क को डिवाइड किया है। ओके, और उसने क्या न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, तो उस न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को वो क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वर्क का डिवाइडेशन कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द कंपनी शुड अडॉप्ट विच डाइवर्सिफिकेशन, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ यूर आंसर। तो यहाँ पर आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, डिविजनल स्ट्रक्चर, because since the company is diversifying into manufacturing of a new range of electronic toys, it needs to add more employees, create more departments and introduce new levels of management. Okay, next B question given है, state any 4 benefits of company will drive from the organizational structure identify in part A. ओके, तो पार्ट ए के अकॉर्डिंग आप 4 क्या बता देंगे, एडवांटेजेस बता देंगे, जो कि हमने ऊपर देखी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेहा रन्स अ फैक्ट्री वेयर इन द मैन्युफैक्चरिंग शूज़, द बिजनेस हैज़ बीन डूइंग वेल एंड शी इंटेंड्स to expand by diversifying into leather bags as well as western formal wear, thereby making her company a complete provider of corporate wear. This will enable her to market her business unit as the one shop for working women. Which type of structure would you recommend for her expanded organization and why? State any 4 benefits of company will derive from the organizational structure. ओके, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि जो कंपनी है वो क्या कर रही है, पहले लेदर बैग्स बना रही थी, फिर वो फॉर्मल वियर वो बना रही है, और उसके बाद में वो कॉर्पोरेट वियर भी क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कौन सा आएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर। सिंस नेहा intends to expand by diversified into leather bags as well as western formal wear, she needs to aid more employees, create more departments and introduce new levels of management. So she adopting divisional structure. Any 4 जो benefits हैं, वो जो बेनिफिट्स हमने ऊपर देखे थे वही बेनिफिट्स आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, और आपने देखा होगा दोनों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं दोनों ही आपके देखिए 5-5 मार्क्स में ये पूछे गए हैं। मोस्टली इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 4 to 6 मार्क्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके टुडेज़ आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।